हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में जैसा कि आप डेफिनेशन देख रहे हो, ठीक है, इफ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम अगले वाले मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए, देन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अगर हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स को लेट करें, लेट सपोज हमने ए लेट किया, सपोज है ये 1 2 3 4, इसका ऑर्डर दो रो है। पहले हम रो को लिखते हैं, देन हम कॉलम को लिखते हैं। तो दो रो हैं और दो कॉलम है। हमने एक बी मैट्रिक्स लिया, हमने यहाँ पे तीन रो लिया और कॉलम तो एक ही है जैसे कि आप देख रहे हो। तो फर्स्ट वाले का कॉलम अगले वाले के रो के इक्वल नहीं है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। फर्स्ट वाले का कॉलम अगले वाले के रो के इक्वल होना ही चाहिए, देन मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। लेट सपोज हमारे पास अगर मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे लेट किया ए आई जे, सपोज इसका ऑर्डर हमने एम क्रॉस एन लिया है। हमने हमारे पास यहाँ पे बी मैट्रिक्स है, ठीक है, बी का ऑर्डर हमने लेट सपोज, ठीक है, पी क्रॉस क्यू है। तो मल्टीप्लाई होने के लिए एन और पी को इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। और जो इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, जो इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, उसका भी हम ऑर्डर यहां से देख सकते हैं, उसका भी ऑर्डर हम यहां से देख सकते हैं। जो बच गया ना, वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ठीक है, यानी कि एम क्रॉस क्यू है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई से पहले हमें ऑर्डर, वैसे तो बुक में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें तो ज्यादा प्रॉब्लम आता नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं जहां पे फर्स्ट वाले का कॉलम अगले वाले के रो के इक्वल होता है। बट इन केस ऑब्जेक्टिव में अगर हमारे पास बोर्ड एग्जाम अगर हम बैठे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन कितनी बार हमारे पास आ जाते हैं कि क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अगर कॉलम इक्वल्स टू रो हुआ, अगर कॉलम इक्वल्स टू रो हुआ तो पॉसिबल है, इक्वल नहीं हुआ तो नॉट पॉसिबल है, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल से देखते हैं कि हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो हमने एक ए मैट्रिक्स लिया, हमने एक ए मैट्रिक्स लिया, ए इक्वल्स टू 1 2 3 0 5 6। एक बी मैट्रिक्स ले लेते हैं। अब जैसे कि ये ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 2, इस बार हम इसके ऑर्डर को 1 2 3 4 यानी कि 2 क्रॉस 2 रख रहे हैं। रीजन क्या है, तो कॉलम और रो हमने इक्वल रखा है, कॉलम और रो हमने इक्वल रखा है। ए बी अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी दिख रहा है। रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो बच गया है वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, जो बच गया वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, यानी कि 3 क्रॉस 2। कितने रो आएंगे, 3 रो आएंगे, ठीक है। कितने कॉलम, 2 कॉलम। अगर आप चाहें तो एलिमेंट भी लिख सकते हैं, A11, ठीक है, A12, ठीक है, A21, सॉरी, A22, A31, A32। जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, जो यहाँ पे ऑर्डर होता है, लास्ट एलिमेंट का भी पोजीशन वही होता है जो रो और कॉलम का पोजीशन होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखने का मकसद यही था, ठीक है। जैसा कि हम A11 लिख रहे हैं, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेते हैं। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है जी। चलो 1 का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं किसके साथ, 1 के साथ, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 इंटू 1 1 होता है, बीच में है प्लस, जो भी एलिमेंट बच गया है बीच में हम प्लस साइन देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो जाकर के एक एलिमेंट बनेगा, यानी कि प्लस 2 इंटू 3 6, ये हमारा एक एलिमेंट बना। पोजीशन कौन सा है, A11 है। A12 पहले वाले का फर्स्ट रो अगले वाले का सेकंड कॉलम, यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये इससे और ये वाला इससे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 2 2 और 2 4, यहाँ पे हो जाएगा 8 के इक्वल, ठीक है।
ये भी सिंगल एक एलिमेंट बनेगा, 1 2 हमने मल्टीप्लाई किया है। सिमिलरली सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 3, 0 का मल्टीप्लाई इसके साथ तो ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई अगले वाले कॉलम के साथ, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 और ये मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो ये 0 ही होगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, अच्छा जी, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ये हो जाएगा 18। फिर अगला कॉलम फर्स्ट कॉलम हमने मल्टीप्लाई कर दिया है थर्ड रो से, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, पोजीशन ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा 10 और 6 4 जो हो जाएगा ये हो जाएगा 24। जो भी होगा हमारा सिंगल एलिमेंट होगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ठीक है, 23 और ये 34 के इक्वल, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बट हमें इसका प्रैक्टिस प्रॉपर होना चाहिए ताकि हम बड़े बड़े क्वेश्चन कर पाए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन का ही क्वेश्चन है, देखें क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके पहले एक छोटा सा प्रॉपर्टी डिस्कशन है, तो हम पहले प्रॉपर्टी डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जैसा कि किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से पहले हमें ऑर्डर पता होना चाहिए कि फर्स्ट वाले का कॉलम अगले वाले के रो के इक्वल होना चाहिए, देन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। वैसे ही कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें थोड़ा बहुत अगर पता हो, क्योंकि अदरवाइज आप देखो तो हमारे माइंड पे पहले से ही रहता है कि अगर हम ए बी का मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन किया ए बी का मल्टीप्लाई तो वो बी ए के इक्वल आ जाता है, सॉरी ए बी का मल्टीप्लाई बी ए के इक्वल आ जाता है। अगर आप 3 इंटू 4 करो 12 आता है, ठीक है, अगर 4 इंटू 3 करो तो भी 12 आता है, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप ए बी का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो जरूरी नहीं है कि वो बी ए के इक्वल हो, किसी स्पेशल केस में ही ऐसा हो सकता है, अदरवाइज वो नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 तो वो बोथ इक्वल होता है, बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, जैसा कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, हमने क्या मल्टीप्लाई किया ए बी, अगर हम यहाँ पे बी ए कैलकुलेट करें, अगर हम यहाँ पे बी ए कैलकुलेट करें, ठीक है, तो बी ए कैलकुलेट कर रहे हैं तो पहले हमें 1 2 3 4 लिखना होगा बी मैट्रिक्स, और ए मैट्रिक्स जब हम एक्सपर्ट हो जाएंगे तो हम डायरेक्टली लिख लेंगे, अभी तो स्टार्ट है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसीलिए हम फर्स्ट में लिख ले रहे हैं, ठीक है। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2। यहां पे आप देखो 3 रो है 2 कॉलम है, 2 रो है 2 कॉलम है, तो ये कॉलम इक्वल्स टू रो हो गया है, देन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया है। जैसा कि आप यहाँ पे देखो रो और कॉलम यहाँ पे 2 क्रॉस 2 है, फर्स्ट वाले का कॉलम अगले वाले के रो के ही इक्वल नहीं है, तो यहाँ तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका तो मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है, तो ये इक्वल कैसे हो सकता है? बात समझ में आ रहा है? अगला अगला सेकेंड है हमारा प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव। हम किसी भी दो मैट्रिक्स का अगर हम सम करें और थर्ड मैट्रिक्स के साथ उसका मल्टीप्लाई करें, किसी भी दो मैट्रिक्स का हम सम करें और थर्ड मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें तो वो बिल्कुल ही इक्वल होगा अगर हम उसको पहले मल्टीप्लाई ए बी के साथ कर ले और फिर हम ए सी का मल्टीप्लाई करके उसको इकट्ठा ऐड करेंगे तो वो आपस में इक्वल होगा। आप चाहे तो एक एग्जांपल लेकर के चेक कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। हम एसोसिएट करके भी, अगर हमारे पास 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है तो हम एसोसिएट करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि पहले हमने यहाँ पे बीसी का मल्टीप्लाई करा, देन फिर ए का मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे हमने पहले ए बी का मल्टीप्लाई करा, देन सी के साथ हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, तो वो आपस में इक्वल आएंगे, ठीक है, अगर उसका ऑर्डर सेम हुआ तो, ठीक है जी। चलो फोर्थ नंबर है ए बी का मल्टीप्लिकेशन अगर हमने किया, सपोज हमारे पास दो कोई मैट्रिक्स है,
ठीक है, दो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, लेट सपोज हमने एग्जांपल ले रहे हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारा 0 0 0 1, और हमने एक यहाँ पे बी मैट्रिक्स ले लिया 1 0 0 0। तो प्रॉपर्टी ये बोल रहा है कि अगर हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट जीरो के इक्वल आ रहा है, देन इट डज नॉट नेसेसरी मीन दैट कि a इक्वल्स टू जीरो एंड b इक्वल्स टू जीरो। मतलब इसका कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि वो a मैट्रिक्स जो हो वो पूरा जीरो ही हो और b मैट्रिक्स हो वो भी पूरा जीरो हो, ये जरूरी नहीं है। अगर दोनों मैट्रिक्स नॉन जीरो भी होंगे तो भी रिजल्ट उसका जीरो आ सकता है। अगर दो मैट्रिक्स यहाँ पे देख रहे हो कि a नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो मैट्रिक्स तो नहीं है ना, कोई सिंगल एलिमेंट है, यहाँ पे भी कोई सिंगल एलिमेंट है, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। ए बी का मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जीरो जीरो, यहाँ पे जीरो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, दोनों एलिमेंट जीरो है तो ये भी जीरो, ये जीरो यहाँ पे और ये इसके साथ जीरो, तो ये जीरो, और यहाँ पे भी आप देखो तो ये जीरो के इक्वल आ रहा है। मतलब ये बिल्कुल ही जरूरी नहीं है कि दो मैट्रिक्स का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो दोनों को जीरो होना पड़ेगा, वो नॉन जीरो भी होंगे तो भी मल्टीप्लीकेशन जीरो आ सकता है। ठीक है जी, चलो प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ, आई के साथ ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दिखाया गया है और आई के साथ ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बाद में दिखाया गया है। ठीक है, मतलब कि ये कि अगर हमारे पास कोई एक ए मैट्रिक्स है, लेट सपोज 1 2 3 4, और यहाँ पे कोई एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स है IN4 आइडेंटिकल मैट्रिक्स। ठीक है जी, जितने ऑर्डर का हम यहाँ पे आइडेंटिकल मैट्रिक्स दिया हुआ है उतने ही ऑर्डर का हमने आइडेंटिकल मैट्रिक्स लिया है, हमने बाद में मल्टीप्लाई करा है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करके चेक करो तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे ये 1 के इक्वल आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ हो रहा है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ, 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ 2 ही आएगा, 3 का मल्टीप्लाई करो 1 के साथ तो 3 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो 0 आ रहा है। अगेन आप देखो तो ये भी 4 आएगा। मतलब कि ये कि अगर आप किसी भी आइडेंटिकल मैट्रिक्स के साथ, किसी भी का मतलब कोई सा भी ऑर्डर हो, आपने यहाँ पे जैसे 2x2 का हमने ऑर्डर लिया, कोई सा भी आइडेंटिकल मैट्रिक्स हो, चाहे तो वो 2x2 हो चाहे तो वो 3x3 हो, किसी भी एक मैट्रिक्स के साथ अगर आप आइडेंटिकल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रिजल्ट में वही मैट्रिक्स हमें मिलके सामने आता है, वही मैट्रिक्स, ठीक है, रिजल्ट में हमारे पास सामने आता है। अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, तो हमने आइडेंटिकल को पहले रखा है और ए को बाद में रखा है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, रिजल्ट चेंज नहीं होने वाला है। अगर हम किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, आइडेंटिकल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई या तो पहले करें या तो बाद में करें, रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, हमें वापस से वही मैट्रिक्स मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, अब ये है कि अगर हम आइडेंटिकल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई सेम आइडेंटिकल मैट्रिक्स के साथ करते हैं तो रिजल्ट में भी आइडेंटिकल मैट्रिक्स ही आता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 के लिए था, ये था प्रॉपर्टी नंबर 4 के लिए, और यहाँ पे हम देख रहे हैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 के लिए। अगर आप आइडेंटिकल मैट्रिक्स देखो, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 के इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 0, ये इसके साथ 0, ये इसके साथ 0, ये इसके साथ 1, रिजल्ट में आइडेंटिकल मैट्रिक्स मिल रहा है। ठीक है, तो मिल रहा है का मतलब ये है कि हमें ये बात अच्छे से पता होना चाहिए कि हम कितने भी आइडेंटिकल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर साथ में लिखा हो तो फर्क नहीं पड़ता, वो आइडेंटिकल मैट्रिक्स के ही इक्वल आएगा। ठीक है, चलो अच्छे से आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज ठीक है ये हमारे मेमोरी में वैसे भी रहता है। ठीक है, क्योंकि हम इतने सारे क्वेश्चन बुक में करते हैं कि हमारा काम बिल्कुल ही आसान हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में हमें ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है, तीन मैट्रिक्स दे रखे हैं, अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर देखें तो ये 3x1 है, 3 रो है, 1 कॉलम है, इसमें एक
रो है, 3 कॉलम है, 3 रो सिंगल कॉलम। ठीक है, हमें तो मल्टीप्लाई करना है, चाहे तो हम इसका मल्टीप्लाई करें इसके साथ कर दे, चाहे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करें इसके साथ कर दे। ठीक है, जो हमें सही सुटेबल लगता है हम वैसा काम करेंगे, बट एक बार ऑर्डर जरूर चेक कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देखो कॉलम है, ये फर्स्ट वाले का रो है, आपस में इक्वल है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, बट रिजल्टिंग जो मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 3 आ रहा है, मतलब 9 एलिमेंट आएंगे उसके। ठीक है, और 9 एलिमेंट का मल्टीप्लाई हमें इसके साथ करना होगा। तो बेटर तो ये है ना कि हम यहाँ पे कॉलम देख रहे हैं, यहाँ पे 3 है। ठीक है, कॉलम 3 है ना, और रो कितने 3 है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितना मिलेगा 1 क्रॉस 1, यानी कि सिंगल एक एलिमेंट, और एक एलिमेंट का मल्टीप्लाई इसके साथ, थोड़ा तो आसान होगा हमारे लिए काम, तो हम पहले ये करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रहा है उसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 रहने वाला है। ठीक है, रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा, ये हो गया 8 के इक्वल, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा, ये हो गया माइनस का 15, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा, ये हो गया प्लस का 10। ठीक है, 18, और यहां पे आ जाएगा ये 3 के इक्वल। अब हमें इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, यानी कि 1 -2 और 3, इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 1। अभी क्योंकि हम स्टार्टिंग ही है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, इसीलिए हम ऑर्डर लिख रहे हैं, अदरवाइज ये लिखने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, आप बिना लिखे भी सॉल्व कर सकते हो, उसका मार्क्स नहीं कटने वाला आपके एग्जाम में। ठीक है, तो 1 क्रॉस 1, ये तो बस अभी हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है इसीलिए हम लिख रहे हैं। ठीक है, 1 क्रॉस 1 ऑर्डर रिजल्टेंट मैट्रिक्स का कितना आने वाला है 3 क्रॉस 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि हो गया माइनस का 6, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ये हो गया 9, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अगर हम सोचो कि अगर हम इसका मल्टीप्लाई पहले कर दिए होते तो 9 एलिमेंट होता, फिर हम 9 एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते, तो काम थोड़ा सा हमारे लिए टाइम टेकिंग होता। ठीक है, और ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वैसे तो ये आपके किसी भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे तो सीबीएसई बोर्ड हो, एचपी बोर्ड हो, वटेवर वो बिहार बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो। ठीक है, आपसे ऐसे क्वेश्चन हर एक साल ऑब्जेक्टिव में आते ही आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलो अगला जो हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें। ठीक है, दो मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है। ठीक है, और हमसे पूछा है दोनों का कंडीशन हमें पता है, ए बी का मल्टीप्लाई बी के इक्वल है और बी ए का मल्टीप्लाई ए के इक्वल, हमसे पूछा गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताओ। ठीक है, तो हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर बताना है, तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे, ठीक है, कि हम इसको बी स्क्वायर बनाने का कोशिश करेंगे। तो बी स्क्वायर बनाने के लिए तो बी का ही मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं बी ए बी, और यहाँ हो गया बी क्रॉस बी, बट हमने जो मल्टीप्लाई करा है वो प्री मल्टीप्लाई है। प्री मल्टीप्लाई का मतलब बी के पहले, इसके पहले मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर रहे हैं, यानी कि बी ए, और यहाँ पे हो रहा है ये बी, और यहाँ हो रहा है बी स्क्वायर। अब जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है बी ए किसके इक्वल है, तो बी ए है ए के इक्वल, तो ए बी इक्वल टू बी स्क्वायर लिख दिया आपने। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन था हमारा। ठीक है, सेकंड कंडीशन हमारे पास यहाँ पे है कि बी ए इक्वल टू ए के इक्वल है, तो यहाँ पे भी प्री मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए का मल्टीप्लाई हमने कर लिया यहाँ पे। ठीक है, ए का हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये ए स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, और यहाँ पे दिख रहा है ए बी, तो ठीक है एक स्टेप बढ़ जाते हैं। ठीक है, ए बी किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, तो बी ए इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू मिलता हुआ दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू है ए बी प्लस बी ए। ठीक है जी, तो ऐसे भी क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक पे भी क्वेश्चन है, आप चाहे तो देखना। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में बस वैसे तो रेयर ही पूछे जाते हैं, बट पूछे जाएंगे तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, हमें एक बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें कोई पूरा पूरा कांस्टेंट है। ए मैट्रिक्स में यहाँ पे वेरिएबल दिख रहा है, जाहिर सी बात है जो वेरिएबल होता है हमें उसी का वैल्यू फाइंड करना होता है, जैसे कि आप देख भी रहे हो पूछा गया है पी और क्यू का वैल्यू ऑर्डर्ड पेयर में, ठीक है, और हमें एक कंडीशन भी दिया हुआ है कि अगर ये है देन ये फाइंड करो, ठीक है। तो क्यों ना हम पहले इस पे ध्यान दें कि इसको हम कहां तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो पहले हम इसको ओपन कर रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। तो ओपन करेंगे ए स्क्वायर, ठीक है, हम ओपन करेंगे ए स्क्वायर, ठीक है। उससे पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा और काम कर लेते हैं, क्यों ना हम इसको ए प्लस बी और ए प्लस बी लिख ले, क्योंकि वहां पे जो 2ab आएगा ना वो थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। इसीलिए उससे बचने के लिए हमने इसको ऐसा किया है, ठीक है। आपको मालूम चल जाएगा कि हमने ऐसा क्यों किया है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस का ए बी, ठीक है, प्लस का बी ए प्लस का बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, ए बी प्लस बी ए। अगर हम इसको होल स्क्वायर में ओपन करते ना तो ये ए बी इंटू ए बी ही दिखता हमें, हमें यहाँ पे ए बी प्लस बी ए नहीं मिल रहा होता, 2ab हम करके छोड़ देते हैं, और 2ab अगर हम करते हैं 2ab अगर हम करते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं हो पाता। फिर बात समझ में आ रहा है, ए बी और बी ए, जाहिर सी बात है ए बी और बी ए दो अलग अलग चीज है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हम कर रहे होते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि ए बी बी ए के इक्वल हो जाए। बट अगर किसी कांस्टेंट नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो तो वो 2ab लिख लेते हो। 2ab लिखने का मतलब ये होता है कि हम अगर 2 इंटू 3 करें 3 इंटू 2 करें, जैसे कि मैंने आपसे बात भी किया था, इसलिए हमने यहाँ पे वो काम नहीं करा है। आगे बढ़ते हैं, ए बी हमारे पास है, ए हमारे पास है पी क्यू -1 -1, ठीक है। बी हमारे पास है 1 1 4 -1 प्लस बी ए 1 1 4 -1, और हमारे पास यहाँ पे है ए के जगह में पी -1 क्यू -1, ठीक है जी। तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो गया p, ठीक है, ये हो गया -4, इसका इसके साथ किया, इसके साथ करेंगे तो ये हो गया p, ठीक है। ये पूरा एलिमेंट -1 है तो ये हो जाएगा p प्लस का 1, ठीक है। अगेन इसका इसके साथ करेंगे q -4 q प्लस का 1, ठीक है, बीच में है साइन प्लस तो हम प्लस लिख लेंगे। ये मल्टीप्लाई होगा तो p प्लस क्यू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1 -1, ठीक है जी। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4p, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का क्यू, ठीक है। ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा -4, अगर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -4, और ये हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। ये किसके इक्वल है, तो ये 0 के इक्वल है, ठीक है। चलो, तो हमें वैल्यू चाहिए p और q का, तो क्या करें, तो जो भी यहाँ पे वेरिएबल दिख रहा है उसको अगर हम केवल कांस्टेंट के साथ चाहे तो प्लस करके इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो आप p प्लस 1 प्लस का -2 है, ऐड कर लिया, इक्वल्स टू कितना है, 0 है, तो p -1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। देयरफॉर p का कितना वैल्यू है, 1 के इक्वल है, ठीक है। अगर हम q का देखें वैल्यू निकालना तो ये हो गया q, तो q प्लस 1 ये हो गया -3, तो -3 लिख लेते हैं इक्वल्स टू 0, देयरफॉर q -2 इक्वल्स टू 0, तो q का वैल्यू है हमारे पास 2 के इक्वल। हमसे पूछा गया p और q, यानी कि 1, 2 हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है जी। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, ठीक है, और हमें ए मैट्रिक्स भी दिया हुआ है।
हमसे इसका क्यूब पूछा गया है, तो इसका क्यूब फाइंड करेंगे हम। ठीक है, यहाँ ए आई प्लस बी ए का होल क्यूब है। ठीक है, तो ए आइडेंटिकल मैट्रिक्स का हम कर देंगे क्यूब प्लस 3ai इसका स्क्वायर और साथ में हमने लिख दिया ba प्लस 3ai और फिर कर देंगे b का स्क्वायर और लास्ट में हमने लिख दिया ba का क्यूब। ठीक है, तो a क्यूब आइडेंटिकल मैट्रिक्स का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आइडेंटिकल मैट्रिक्स का स्क्वायर और बी ए साथ में मल्टीप्लीकेशन में है और यहाँ पे है 3ab स्क्वायर आइडेंटिकल मैट्रिक्स और a का स्क्वायर प्लस b क्यूब और a क्यूब। ठीक है, चलो अब हमें जैसा कि पता है कि अगर हम आइडेंटिकल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किसी भी कांस्टेंट के साथ में करेंगे तो उसमें कोई चेंजेस तो आने वाला है नहीं। हमने जैसा कि प्रॉपर्टी में भी देखा है, बट लेट कर लेते हैं, यहाँ पे भी कर लेते हैं। आई स्क्वायर चाहिए मैं, तो 1 0 0 1 इसका हम सेम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आप चाहे तो चेक कर लेना। ठीक है, ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स ही रहने वाला है। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे जरूरत किसकी है, तो हमें a दिया हुआ है, a स्क्वायर a क्यूब है, तो हम a स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं पहले। 0 1 0 0। ठीक है, ये हो गया 0 1 0 0। तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई अगर हमने इसके साथ किया तो ये तो 0 हो गया, इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, ये 0 है और ये 1 है, 0 हो जाएगा, ये 1 है ये 0 है, तो ये भी 0 हो जा रहा है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0, तो ये भी दिख रहा है 0, अगेन ये भी 0 है। और 0 मैट्रिक्स के साथ में अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स 0 आएगा। मतलब कि यहां से हमें रिजल्ट में क्या मिला कि a स्क्वायर की जगह हम 0 रख सकते हैं, सिमिलरली हम a क्यूब की जगह भी हम 0 रख सकते हैं। ठीक है, चलो अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे आइडेंटिकल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया गया है, तो वो आपस में वही मिलना है, मतलब वो i के ही इक्वल आने वाला है। तो a क्यूब इंटू आई, यहाँ पे हमारे पास a है तो इसमें कोई ज्यादा कुछ तो फर्क पड़ेगा नहीं, बस एक फर्क पड़ जाएगा कि आई स्क्वायर की जगह हम i लिख सकते हैं, प्लस का 3a स्क्वायर b ए आई, ये i है, फर्क नहीं पड़ता, हम आगे लिखें बाद में लिखें। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम आइडेंटिकल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर हम आइडेंटिकल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई चाहे पहले करें चाहे बाद में करें, वो रिजल्ट उसका सेम होने वाला है। ए स्क्वायर की जगह 0, ए क्यूब की जगह 0, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो यही रहने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, हमें प्रोडक्ट इन सारे मैट्रिक्स का n तक का प्रोडक्ट हमें इक्वल करके दिया हुआ है। ठीक है, देन हमसे पूछा गया n का वैल्यू। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए आपके सामने में, तो सबसे पहले ये है कि जो पैटर्न है, किस पैटर्न से ये मैट्रिक्स आगे इंक्रीज कर रहा है उसको चेक करना चाहिए। तो हम यहाँ पे दो मैट्रिक्स के पैटर्न को चेक करने के लिए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि हमने पहला ही मैट्रिक्स लिया और पहले मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पहले मैट्रिक्स के साथ में ही हमने करना है, तभी हमें ऑर्डर मालूम चलेगा। चलो ये मल्टीप्लाई इसके साथ में किया 1, ये मल्टीप्लाई इसके साथ में किया 2। ठीक है जी, अच्छा ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया 0, तो ये 0, अगेन ये 0, ये 1 के इक्वल, तो हमें ये मिल रहा है। मतलब हमने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो हमें सेकंड नंबर पोजीशन का मैट्रिक्स मिल रहा है। अगर हमें ये चाहिए तो जाहिर सी बात है इसमें हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो चेक कर लेते हैं। तो 1 2 0 1 1 1 0 1। अब जैसा कि आप देख रहे हो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 1 ही आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो वो 3 के इक्वल आएगा। ये 1 और ये 2 इंटू 1 प्लस का 2, तो ये 3 के इक्वल आएगा। ये पूरा टर्म 0 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, तो आप जैसा कि देख रहे हो कि जो भी पैटर्न है हमें दिख रहा है, पहला वाला पैटर्न देखो, पहले वाले मैट्रिक्स का अगर हम नंबर देखें तो ये 1 के इक्वल है,
सेकेंड मैट्रिक्स हमारा 2 आ रहा है, थर्ड है 3। तो कंफर्म है कि जब हम यहाँ पे ठीक है इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैट्रिक्स जो है थर्ड पोजीशन में है, और थर्ड का ही अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें ठीक है तो हमें दिखेगा कि ये सिक्स्थ पोजीशन पे आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 3, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3, और 3 प्लस 3 6 के इक्वल होगा। यहाँ पे 0 ही रहने वाला है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, तो आपको एक पैटर्न मिल गया है। पैटर्न क्या है? 1 2 3 4 5 6, मतलब कि ये कि चेंजेस जो है वो यहाँ पे ही हो रहे हैं केवल। तो हमें एक सीक्वेंस मिल गया, हमें एक सीक्वेंस मिल गया। कहां तक? एन तक हमने उसको लिख लिया, और इसी सीक्वेंस का सम इक्वल्स टू यहाँ पे 378 दे रखा है। तो हमारे लिए ये जो मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन था वो अब चेंज होकर के एपी का क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ तो हम एन फाइंड करने में आता है। ठीक है, एन फाइंड करने के लिए हमें पता है ये सम दिया हुआ है, तो हम एस एन का फॉर्मूला यूज करते हैं। एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन के जगह में हम लिखेंगे 378, और इक्वल्स टू अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा, बट फिर भी हम यहाँ पे n की जगह n लिख लेते हैं एक बार। 2 a कितना है? a अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालो तो वो 1 के इक्वल आ रहा है। n माइनस 1, ठीक है, सॉरी, अगर मैंने कॉमन डिफरेंस बोल दिया तो वो तो d हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 1। a अगर हमारा देखा जाए तो फर्स्ट टर्म होता है, तो फर्स्ट टर्म का भी वैल्यू 1 था। ठीक है, तो अगला है हमारे पास, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 होगा। ठीक है, और ये 14 5, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 756, और ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, n, ठीक है, 2 प्लस n माइनस 1। तो यहाँ पे हमारे पास हो रहा है 1, यानी कि n इंटू एन प्लस 1। ठीक है, 756। ठीक है, मतलब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस का 756। वैसे तो मुझे पता है कि इसका जो फैक्टराइजेशन है वो क्या होगा, बट आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो एन स्क्वायर प्लस 28n माइनस का 27n अगर आप करते हो तो वो 756 के इक्वल आ रहा है। तो n का वैल्यू जो आएगा यहाँ से निकल करके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 28 आ रहा है, n प्लस 28, n माइनस 27 वहां पे कॉमन आएगा, तो n का जो वैल्यू है वो है 27 के इक्वल। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें पैटर्न को देखना होता है कि कैसा पैटर्न फॉलो कर रहा है। यहाँ पे दिख रहा था कि ये चेंजेस केवल 1 2 3 4 5 6 के पैटर्न में n तक जा रहा था, तो हमने एपी का कंसेप्ट यूज कर लिया। अगर ये जीपी का सीक्वेंस फॉलो करता तो हम जीपी का कंसेप्ट यूज कर रहे होते। ठीक है, चलो आगे देखते। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, हमें एफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि हमें पहले ही भी पता है कि मैट्रिक्स में कोई सा भी फंक्शन आ सकता है उसके एलिमेंट के पोजीशन में। हमसे पूछा ये गया है, ठीक है, एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस वाई, और हमें केवल एक मैट्रिक्स पता है, तो हमें इस वाले क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स सेलेक्ट करना होगा। हमें एक्स के टर्म में हमें सारा एलिमेंट दिया हुआ है, और वाई मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जा रहा है, तो हम लेट कर रहे हैं खुद से। ठीक है, जो भी एलिमेंट यहाँ पे है हमने उसको y लेट कर लिया है, माइनस का साइन y 0 0 1 कॉस y ये हो गया 0, साइन y ये हो गया 0। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए एक बार हम यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं। अरेंज करके लिखने के बाद अगर आप मल्टीप्लाई करते हो किसी भी दो मैट्रिक्स के साथ में, तो मिस्टेक होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है जी, चलो कॉस वाई, बस हमने कोई ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं करा, जहां जहां एक्स दिख रहा था, ठीक है, उस पर ही हम वाई चेंजेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से और भी कुछ मैट्रिक्स को लेट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाई था तो हमने वाई को लेट कर लिया। ठीक है, चलो अब हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस का साइन एक्स
साइन वाई, ये तो जीरो ही रहने वाला है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो गया माइनस, पहले लिख लेते हैं कॉस एक्स साइन वाई, बीच में है माइनस, ठीक है। साइन एक्स का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, कॉस वाई में, इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट जो एलिमेंट है वो तो जीरो ही है। अब इसका मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करते हैं तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, और ये वन के साथ ये भी जीरो हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, जीरो, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा साइन एक्स कॉस वाई, बीच में है प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब इसका इसके साथ करते हैं मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा साइन एक्स साइन वाई, बीच में है प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो अगेन यहाँ पे जीरो ही रहने वाला है। इसका इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट में जीरो होगा, ठीक है। और जो सेकंड एलिमेंट है अगर हम इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो वो भी जीरो ही रहने वाला है, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो यहाँ पे वन आने वाला है। अब हमें ये देखना है कि दो मैट्रिक्स का हमने मल्टीप्लाई किया है एफ एक्स इंटू एफ वाई, क्या ये इसके सम के इक्वल है, मतलब जहां जहां एक्स है क्या वहां वहां एक्स प्लस वाई अगर हम करके देखें इसके टर्म में तो क्या वो इक्वल आ रहे हैं। तो सबसे पहले इसको हमें थोड़ा सा अरेंज करके लिखना होगा। अरेंज करके लिखने के लिए, ठीक है, अरेंज करके लिखने के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया कॉस, इसका फॉर्मूला है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें अगर आप माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे तो आपके पास कॉस साइन और साइन कॉस का कॉम्बिनेशन है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला दिख रहा है। अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया है तो, और एंगल में हमने साइन एक्स प्लस वाई लिख लिया है, ठीक है। यहां तो जीरो ही रहने वाला है। अगला है, ये हमारे पास अगेन साइन का ही फॉर्मूला है तो हम यहां लिख लेते हैं साइन एक्स प्लस वाई, और ये वाला इसको उल्टा करके देखो तो ये कॉस का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये कॉस के फॉर्मूले में, ठीक है, माइनस है तो यहाँ पे आएगा प्लस, और यहाँ जीरो, यहाँ वन, यहाँ जीरो, यहाँ पे जीरो। अब कंपैरिजन x प्लस वाई से करना है, जो भी हमारा RHS भी क्रिएट कर लेंगे हम, ठीक है। ये हमारा LHS ही चल रहा है, ठीक है। ये जो हमारा है ये हमने LHS ही मार्क किया है, वहां पे हमने लिख दिया है। बट अगर आप RHS बनाना चाहते हो तो x के जगह आपको x प्लस वाई केवल करना है। तो आप देखो, अगर हम x के जगह x प्लस वाई करते हैं तो इससे मैच कर रहा है माइनस साइन साइन एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, दैट मीन्स हमारा ये जो है RHS के इक्वल है, ठीक है। मतलब जो हमने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमें a का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, एंड I इज द आइडेंटिकल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, हमें सो डैट करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये हमारा LHS है I प्लस ए, तो हम सबसे पहले LHS ही बना लेते हैं। चलो LHS हमारा I प्लस ए है, जैसा ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है वैसा ही ऑर्डर का हम आइडेंटिकल मैट्रिक्स लेते हैं जनरली, ठीक है। यहाँ हमारे पास हो जाएगा 1 0 0 1 प्लस ए 0 माइनस का 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2, ये हो गया 0। तो जो हमारा LHS बन रहा है वो है 1, ठीक है, माइनस का 10 अल्फा बाई 2, ये 10 अल्फा बाई 2, ठीक है, और ये हो गया 1। ये हमारा LHS है। अब RHS में क्या दिया हुआ है, RHS में दिया हुआ है I माइनस ए, तो I माइनस ए पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। I माइनस ए हम लिख रहे हैं, आइडेंटिकल मैट्रिक्स में से ए मैट्रिक्स को घटाना है, ए मैट्रिक्स तो यही है तो चलो घटा के लिखते हैं। तो घटा के लिखेंगे तो ये साइन हो जाएगा चेंज, यानी कि हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2, 1 माइनस यानी कि हो जाएगा यहाँ पे माइनस 10 अल्फा बाई 2, और 1 माइनस समथिंग तो ये हो जाएगा 1 के इक्वल। अच्छा जी, साथ में हमें साइन कॉस के साथ में जो टर्म दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे बस एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि लिखने के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे।
तो चीजें थोड़ी आसान होती है। ठीक है, कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है जी, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करते तो ये आ रहा है कॉस अल्फा। ठीक है, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है पर प्लस 10 को हम तोड़ लेते हैं साइन कॉस में, क्योंकि मैं यहाँ पे साइन कॉस में ही अरेंज मतलब मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है, तो हम 10 को तोड़ लेते हैं साइन कॉस में, यानी कि हमारे पास ये हो जाएगा साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2। ठीक है, अपॉन हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2, इनटू में है हमारे पास कॉस अल्फा, इनटू में क्या है कॉस अल्फा। ठीक है जी, इनटू में हमारे पास सॉरी कॉस अल्फा नहीं साइन अल्फा है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, साइन अल्फा है, हमने इसका मल्टीप्लाई इससे करा है, इसका तो 1 से करके लिख ही लिया हमने। ठीक है, आगे बढ़ते। अब हमारे पास इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा। ठीक है, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, इसको भी हम साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 में ब्रेक कर लेते हैं, और ये हमारे पास कॉस अल्फा मल्टीप्लीकेशन में लिखा ही गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है इसका मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इंटू में है कॉस अल्फा। ठीक है, प्लस का है हमारे पास साइन अल्फा। ठीक है, अब अगेन हम यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, और इनटू में है साइन अल्फा। ठीक है, प्लस में है हमारे पास कॉस अल्फा। ठीक है, हमने साइन क्रॉस में ब्रेक करके उसको मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम यहाँ पे लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेकर के अगर हम कॉस अल्फा जहां पे दिख रहा है सबको अगर हम बाहर निकाल लें तो यहाँ पे हमारे पास 1 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 है। ठीक है, 1 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, और यहाँ पे क्या बन रहा है, तो यहाँ पे बन रहा है हमारे पास कॉस, एलसीएम ले लिया हमने, कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई 2 इनटू साइन अल्फा। ये हमारे पास बनेगा मल्टीप्लाई करने के साथ, तो हम चलो ठीक है इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा। ठीक है, बीच में है माइनस तो माइनस लिख लिया। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, इसको भी थोड़ा हम अरेंज करके यहीं पे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2, और इसको हमने लिखा माइनस का ठीक है कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे तो प्लस का साइन है तो ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं, हम किसी को पहले लिखे, बट क्योंकि हमें दिख रहा है साइन साइन और कॉस कॉस, तो हम कॉस को प्रीफर करते हैं कि हम कॉस को पहले लिख लें। कॉस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। ठीक है, अब अभी दिख रहा है कि सारे फॉर्मूले में सेट है, ये कॉस कॉस दिख रहा है, ये साइन साइन दिख रहा है, तो कहीं ये कहीं ना कहीं कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ बीच में है प्लस, तो हम यहाँ लगाते हैं कॉस ए माइनस बी, यानी कि अल्फा बाई 2 माइनस का अल्फा। ये जो फॉर्मूला है ठीक है, ये साइन का दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लगाते हैं साइन, क्योंकि साइन माइनस में माइनस ही होता है, तो ए माइनस बी, यानी कि ए हमारे लिए ये अल्फा बाई 2 है और बी हमारे लिए यहाँ पे अल्फा है, तो माइनस का अल्फा। और यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा ठीक है, यहाँ पे भी साइन का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस का अल्फा बाई 2। ठीक है, ये अगेन कॉस का माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 हमने मार्क कर लिया है, मल्टीप्लीकेशन में अभी भी चल रहा है कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कॉस, हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है कॉस
कॉस अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा, यानी कि अगर एलसीएम लेंगे तो माइनस का अल्फा बाई 2 बचेगा और कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। और कॉस अल्फा बाई 2 का अगर हम इसको वापस यहाँ पे भेजते हैं तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, वो 1 के इक्वल बनने वाला है। तो हम लिख लेते हैं, यह जो हमारा आरएचएस है, ये जो हमारा आरएचएस दिख रहा है, ये यहाँ पे आने वाला है, ठीक है, ये यहाँ पे आने वाला है 1 के इक्वल, ठीक है जी। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखो तो साइन, अगर आप एलसीएम लेके देखो तो यहाँ पे आ रहा है साइन माइनस का अल्फा बाई 2 और साइन माइनस का थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है माइनस का साइन अल्फा बाई 2 और साथ में डिवाइड भी लग रहा है किसका, तो कॉस अल्फा बाई 2 का। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे 2 अल्फा, यानी कि अल्फा बाई 2 बचने वाला है ओनली, तो अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 हमारे पास यहाँ पे बचने वाला है, तो लिख लेते हैं साइन अल्फा बाई 2 और अपॉन में हमारे पास यहाँ पे भी रहने वाला कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है जी। अगर आप देखो तो यहाँ पे कॉस है, फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ निगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, ठीक है, वो कॉस माइनस थीटा हो चाहे प्लस हो, वो हमें पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। 2 अल्फा माइनस अल्फा, तो अल्फा बाई 2 और कॉस यहाँ अल्फा बाई 2 जाकर के डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे बनने वाला है 1, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस का 10 अल्फा बाई 2 है और यहाँ पे है 10 अल्फा बाई 2 और यहाँ पे है 1, ये हमारे आरएचएस के इक्वल है। अब देखो, ठीक है, एलएचएस और आरएचएस दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। वैसे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, बस ये जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए था कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी आएगा तो हमें घबराना नहीं है। हम बस देखते साथ जो भी हमें दिया हुआ है कंडीशन, उसको देख करके अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमें अगर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला ध्यान में है तो प्रॉब्लम नहीं होता है उसको मर्ज करके फिर लिखने में, ठीक है। चलो फिर हम आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक मैट्रिक्स का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं हिंट कर देता हूं, ये होमवर्क क्वेश्चन है, आप नेक्स्ट क्लास में इसको जरूर करके आइएगा, ठीक है। करके आने का मतलब ये है कि आप कमेंट में इसको करके हमें आंसर, तो वैसे तो यहाँ पे सो डैट ही है, ठीक है, तो कोई नहीं, आप इसको शो कर लीजिएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई आपको अच्छे से आ ही गया होगा अब तक। ए क्यूब है तो आप पहले 2 को मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर निकाल लेना है, देन ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करके आप ए क्यूब बता सकते हैं, फिर अगेन माइनस का 23 पहले ए में मल्टीप्लाई कर लेना है, जो भी आएगा यहाँ पे मेंशन करना है। आइडेंटिकल मैट्रिक्स आपको चूज करना है 3/3 ऑर्डर का, ठीक है, 3/3 ऑर्डर का आइडेंटिकल मैट्रिक्स चूज करना है, उसको माइनस का 40 मल्टीप्लाई कर लेना है। सभी को आप रखेंगे, अगर आपने मल्टीप्लीकेशन सही किया होगा तो आंसर उसका 0 ही आएगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू।